नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई ईरान, इजराइल एंड यूएस का वॉर चल रहा है, लेकिन इसी बीच ये युद्ध जो है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। रीजन क्या हो जाता है कि भाई अब ईरान ने बोला है कि हम यूएस की जो बिग टेक कंपनीज है लाइक गूगल, मेटा, ऑरेकल, इन सभी कंपनियों पर अब हम हमला करेंगे। क्योंकि आप ऐसे तो मान नहीं रहे हो, लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये आपको काफी रेवेन्यू देती हैं, और अब अगर हम आपके इस सिस्टम को ध्वस्त करेंगे तो आप जरूर अपने घुटने टेक देंगे। इसी बीच इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है इससे रिलेटेड कि भाई आप जो भी लोग इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में जॉब कर रहे हो, तो एक आंकड़ा निकल करके सामने आया कि लगभग 10 से 13 लाख नौकरियां जाने वाली हैं, और इस बीच शायद आप भी उसी कतार में हो सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी को पता है कि युद्ध छिड़ा हुआ है। हर एक देश अपने आधिपत्य को यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहता है, और जो यूएस है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमने देखा हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेज हुआ, तेल को लेकर के क्राइसिस हुई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन अब ये जो युद्ध का लेवल है ना, एक लेवल ऊपर उठ चुका है। ऊपर इसलिए उठ चुका है क्योंकि अब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, अगर मैं इंडिया की सिर्फ बात करूं तो हम सभी तो इन्हीं सारी कंपनियों पर डिपेंडेंट हैं। आपका व्हाट्सएप, आपका डेटा, गूगल, ये सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो टेक है वो ध्वस्त हो जाएगा यहाँ पर। और ये बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इससे। तो यहाँ पर न्यूज थी, इस न्यूज में क्या लिखा था कि भाई ईरान थ्रेट्स मेटा, गूगल, एप्पल एंड अदर यूएस टेक कंपनीज फ्रॉम नाउ, कि अगर आप नहीं मानते हो तो जितने भी मिडिल ईस्ट में आपके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट में आपकी कंपनी के ब्रांचेस बने हुए हैं, उन सबको हम टारगेट बनाएंगे और आज रात तक हम हमला करेंगे उन पर। ये बात यहाँ पर कही गई थी। आगे आ जाते हैं। मध्यपूर्व का तनाव अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। चेतावनियां एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ऑरेकल, टेस्ला, एनवीडिया एंड प्लांट्री जैसी दिग्गज कंपनियों को दिया गया है। आगे बात करें तो इन्होंने क्यों कहा कि हम आपकी कंपनीज को यहाँ पर टारगेट करेंगे। अगर आपको पता हो तो इन्होंने यूएस के बेस भी उड़ा दिए हैं, ठीक है। बहुत जगह आप देखोगे कि इनकी मिसाइलें वगैरह थी वो भी उड़ाई है, बॉम्ब वगैरह ये सब उड़ाए हैं। लेकिन यूएस के पास सभी के अल्टरनेटिव हैं। उसके पास बहुत सारे बेसेस बने हुए हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके पास जो हथियार है ईरान से ज्यादा हो जाते, इस पर भी इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि भाई हम इनके चाहे बेसेस उड़ाएं, चाहे इनके मिसाइलें उड़ाएं, ये पीछे तो हटने वाले नहीं है। ये ट्रूप्स भी भेजने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि इनकी इकोनॉमी को टारगेट करना होगा। अब हमें इनकी जो बैक एंड पे बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती है, इनको टारगेट करना होगा। क्योंकि अगर हम ये कंपनियां टारगेट करेंगे तो ये कंपनियां जो है वो यूएस पर प्रेशर डालेंगी कि भाई आप इस युद्ध को रोकिए और हथियार डालिए। तो अब ये स्ट्रैटेजी अपनाई है ईरान ने। और एक और कारण है इसका कि इनका कहना था कि हमारे अगर एक भी लीडर को अब आपने मारा, एक भी हमारा लीडर हत्या अगर आप करते हो टारगेटेड, तो हम आपकी इन कंपनियों को एक तो मारेंगे, कंपनियां जो है इनको ध्वस्त करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये बोला कि इन कंपनियों को टारगेट करने का रीजन ये भी है क्योंकि ये ट्रैकिंग सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स के जरिए हमारे नेताओं की लोकेशन को शेयर करते हैं आपको, और आप उनको टारगेट करके उनकी हत्या कर देते हो। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। आपको पता चलेगा हम लोग कहा करते थे कि आगे जो युद्ध होंगे ना वो डाटा पे होंगे। आगे जो युद्ध होंगे ना वो किसके पास कितना बेहतर डाटा हो जाता है, किसके पास कितना एआई हो जाता है, उस पे युद्ध होंगे। हमें लगता था कि अब हम ये 2030, 35 या 40 में देखेंगे जाकर के, लेकिन इतनी जल्दी हमें ये देखने को मिल जाएगा, ये हम में और आप में से किसी को भी नहीं पता था कि ये अभी हो जाएगा। तो अब ये जो युद्ध है ये अब वैश्विक तकनीकी युद्ध नहीं रह गया। ये युद्ध है अब आपके जमीनी हथियारों पे नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे लड़ा जाएगा। आपके डेटा से लड़ा जा रहा है। जो हमें लगता था कि अगले आने वाले 10, 15, 20 साल में देखने को मिलेगा, इस साल देखने को मिलेगा, ये हमारे आपकी कोई भी मंशा थी नहीं। खैर, अब हम जब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये ना सबसे बड़ा क्राइसिस क्रिएट करने वाला है हमारे पूरे वर्ल्ड में। हमने एक 2008 का क्राइसिस देखा था जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो अब इससे भी बड़ा क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं कि इससे भी बड़ा आपको क्राइसिस देखने को मिलेगा, तो ये भी मैं आगे बताऊंगी। और आपकी जॉब्स कैसे जाने वाली हैं अगर आप इन कंपनी से जुड़े हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसी बीच यहाँ पर ये ट्वीट देख लीजिए कि जैसे ही इन्होंने बोला
कि भैया हम आपकी टेक कंपनियों को निशाना बनाएंगे। तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कैसे आप अपनी क्या बीबी गन्स यूज करेंगे जिससे आप हमें निशाना बनाएंगे। लेकिन ट्रंप भूल गए कि उन्होंने आपके जो कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, हर जगह पर हमला किए, आपके एम्बेसी पर हमला किया, आपके बेसिस को निशाना बनाया। आपका जो F-35 फाइटर जेट था उस तक को उन्होंने निशाना बनाया जिसको आप कहते थे इनविजिबल है। उसने डिएगो गार्सिया तक हमला किया, भले ही असफल रहा हो, लेकिन आपको भी नहीं पता था कि वो 4000 अप्रॉक्स किलोमीटर तक भी मिसाइल दाग सकते हैं, क्योंकि हमारा अंदाजा था कि उसके पास सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की मिसाइलें हो जाती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या वो आपके इन बड़ी कंपनियों को टारगेट नहीं करेगा, तो आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, वो टारगेट कर सकता है। और अगर मैं इन कंपनियों की बात करूं तो भैया अगर आप देखो कि लार्जेस्ट एआई कंपनियां मार्केट कैप में हो जाती हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, मेटा एंड टेस्ला, ये सारी बात आप देख लीजिए। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें शेयर ऑफ द ग्लोबल मोबाइल ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो गूगल एंड्रॉइड 70% तक हो जाता है, एप्पल आईओएस 26%, हुआई 3%, अदर 0.5%। ये टारगेट होती है। तो पूरे वर्ल्ड पर आप देखोगे कि एक अलग तरीके का डेटा क्राइसिस देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके की इकोनॉमी क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं ना, तो आपको ये पता चलेगा कितना रेवेन्यू दे रही है कंपनी और कैसे इससे जो यूएस की कमर है आसानी से तोड़ी जा सकती है। नाउ वी कम टू द Amazon रेवेन्यू, आपका $12 बिलियन से $25 बिलियन तक है। मेटा का 4 बिलियन से 7 बिलियन तक हो जाता है। गूगल का 6 बिलियन to 10 बिलियन हो जाता है। ये सारे रेवेन्यू हैं, प्रॉफिट है यहाँ पर जो रेवेन्यू आपके क्रिएट हो रहे हैं ना। अगर हम सबको जोड़ दें तो ये आपका लगभग $50 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और इतना लॉस आप बियर नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज द रियलिटी। और आप क्या अदर नेशन बियर नहीं कर सकते, वहां पे जो एम्प्लॉय हैं वो भी बियर नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी जॉब खतरे में है। नाउ जंग की अगर मैं बात करूं, क्यों मैं बोल रही थी कि 2008 में जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे भी बड़ा ग्लोबल क्राइसिस यहाँ पर आने वाला है। और ये क्राइसिस क्यों आया था? क्योंकि यूएस का जो हमारा हाउसिंग बबल इकोनॉमी है वो बस्ट हो गया था, और इसकी वजह से पूरे तरीके से बस्ट हुआ। एंड इसकी वजह से आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और इंडिया की मार्केट से भी बहुत ज्यादा, उस टाइम भी हमारी जो शेयर मार्केट है वो भी धड़ाम हुई थी, और जैसे इस टाइम अभी आपको देखने को मिल रही है। तो जंग में मिडिल ईस्ट में अभी तक 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कैसे? ये कहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और इनका कहना है कि इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट को नुकसान नहीं होगा, इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। ये डेटा बता रहे हैं कि जो इकोनॉमीज हैं उनकी जीडीपी 3.5% से लेकर के 6% तक गिर सकती है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 18 लाख करोड़ का नुकसान तो अभी हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज जाते थे 70% तक जाना वो कम हो चुके हैं। तेल की कीमत जो कभी होती थी 60 रुपए बैरल, $60 बैरल, $100 बैरल, 116, अब वो तो 120 पर पहुंच गया, जस्ट डबल हो चुका है। और अगर मैं जॉब्स की बात करूं, इन कंपनीज में जो पूरे वर्ल्ड के लोग जॉब कर रहे हैं, इवन इंडिया सबसे ज्यादा इन बिग टेक कंपनियों पे डिपेंडेंट है। एक तरीके से यूएस की कंपनी आप ये समझ लो कि इंडियंस पीपल ही चला रहे हैं। तो इंडिया पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहां पर आपके 16 लाख से लेकर के 36 लाख नौकरियां जाएंगी। एंड दिस इज द पॉइंट, एंड दिस इज द मेन पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी। 16 लाख से 36 लाख, कैन यू इमेजिन दैट? कितनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है ना। ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर ये हो रहा है। अब देखिए, भारत जैसे देशों के लिए एक तो हम तेल आयात पर निर्भर है, 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, ईंधन जो है वो बढ़ रहा है, रुपए पर दबाव पड़ रहा है, रुपए हमारा 95 तक पहुंच गया, शतक लगना बाकी है। इसके अलावा इस भू राजनीतिक तनाव का असर वैश्विक व्यापार मार्गों, निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं। बड़े देश की स्थिति पर नजर रखते हुए हमें संयम से काम लेना होगा। हम संयम की अपील कर रहे हैं। क्षेत्रीय संघर्ष किस तरीके से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट, अर्थव्यवस्था, व्यापार को एक तरीके से साइडलाइन कर सकता है, त्राहिमाम मचा सकता है, ये हमें इससे पता चला। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें इन्होंने कहा कि हम आपको थ्रेट पहुंचाएंगे, आपकी कंपनियों को थ्रेट पहुंचाएंगे, इस तरीके से कार्य करेंगे। तो ट्रम्प ने यहाँ पर बोला था कि इफ डील इज रिच यूएस विल टेक ईरान्स इनरिच यूरेनियम। इन्होंने कहा कि अगर डील होगी तो ट्रम्प का मतलब इनका जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम था ना, हम इसको स्टॉप करके उसको पूरा का पूरा ले लेंगे। आखिर ये क्यों लेना चाहते हैं इसको? क्यों इतना ज़्यादा यूरेनियम इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर मैं यूरेनियम की बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि भाई इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे ही ये परमाणु बम बना सकते हैं। ये न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम चला रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर ये आइसोटोप्स है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि भाई इनमें जो
हमारे इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है इनकी संख्या सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूं तो 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर मोर न्यूट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है, हैवियर होता है। अगर वही हम कंपेयर करें 235 से तो 92 प्रोटॉन्स है, 143 न्यूट्रॉन्स है, ये फ्यूअर न्यूट्रॉन्स होते हैं, लाइटर एंड लेस स्टेबल होता है। परमाणु बम कैसे काम करता है, तो आप देखोगे U-235 आइसोटोप एंड आपका प्लूटोनियम 239 डिपेंड करता है इस पे। आइसोटोप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। अब देखो ये तीनों न्यूट्रॉन आगे जाकर के दूसरे जो U-35 परमाणु को तोड़ते हैं और फिर उनसे आप देखोगे तो न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, जो कि एक पूरा चेन रिएक्शन क्रिएट करता है एंड देन विस्फोट होता रहता है। जैसे कि आप देखो अकेले U-35 परमाणु के टूटने से 200 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा निकलती है, और जब करोड़ों परमाणु एक साथ टूटते हैं तो ऊर्जा की मात्रा हजारों 10 TNT के बराबर हो जाती है। और सबसे खतरनाक आपने देखा था 6 अगस्त 1945 जो हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देख लिया था कि क्या कर सकता है ये। और इतनी विभीषिका जो मची थी, ये सारी चीजें जो हुई थी, यूएस नहीं चाहता कि भाई ईरान ये काम करे, इसलिए वो इसका प्रोग्राम शट डाउन कराना चाहता है, उसको कैप्चर करना चाहता है। इन्होंने एंशियंट में बोला था हम कैप्चर करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं कर पाए। खैर आगे आते हैं, ये जो यूरेनियम 235 एनरिचमेंट है वो क्या है। अगर हम नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो यहाँ पर जो U-35 होता है, U-235 ये 0.7% होता है नेचुरली, ठीक है। लेकिन अगर मैं लो एनरिचमेंट यूरेनियम की बात करूं तो इसमें आपका 3 to 5% देखने को मिलता है, जो कि जनरली फ्यूल में काम आता है। वहीं अगर मैं बात करूं हाई ऐसे लो एनरिचमेंट यूरेनियम, तो ये आपका 5 to 19% देखने को मिलेगा, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में काम आता है, स्मॉल मॉड्यूलर्स जो है उसमें। प्लस अगर हम हाईली एनरिचमेंट यूरेनियम की बात करें, जो कि 20% से ज्यादा है, 90% से कम के आसपास होगा, तो वहां पे ये हाईली एनरिचमेंट से आपके न्यूक्लियर जो हथियार है, वेपन है, वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बात आ जाती है कि भैया अभी ईरान के पास कितना हो जाता है, हाईली अगर मैं बात करूं तो 441 kg हो जाता है, विच इज 60%, जो आसानी से वो हमारे 6 परमाणु हथियार बना सकता है, इतना बनाने लायक इसके पास है। चलिए ये तो हमने देख लिया, ये जो कैप्चर करने की बात कर रहे थे, इन्होंने पास्ट में भी ट्राई किया कि इसका जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है इसको हम खत्म कर पाएं। तो 22 जून 2025 को ये क्या करते हैं, दैट ट्रम्प सेज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ऑल ऑब्लिटरेट बाय द यूएस एयर स्ट्राइक। ये स्ट्राइक भी करते हैं, यहाँ पर फ्रोडो में एयर स्ट्राइक करते हैं, बट ये नाकाम रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इनका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ये है आपका इश्फाहा, जहां पर ये करते हैं, जब ये करते हैं ना एयर स्ट्राइक, देन इसके बाद आप देखोगे कि सितंबर में जो खैमेनेई है वो कहते हैं कि देखो हमारा जो हमने प्रोग्राम चला रखा है ना, और हमारा जो यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। रिफ्रेम्स दैट ईरान डजंट nor instead to have nuclear weapons, instead used to better people's life, science can't be removed with bombs। इनका कहना था साइंस जो है वो बॉम्ब से रिमूव नहीं की जा सकती है, और हमारी साइट्स पूरी तरीके से सेव है, हम अपने लोगों की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। जब हमने न्यूक्लियर की बात करी ली है तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि भैया किस नेशन के पास कितने हैं। रशिया के पास सबसे ज्यादा हो जाती है, इसके बाद अमेरिका की हो जाती है, देन चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। इजराइल हमेशा मना करता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट इन द काउंटिंग देयर इज 90 नंबर जो वो कहते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया को कहां ढकेल दिया है, कहां ये जो यूएन वो कहां पहुंच गया है, उनकी वजह से क्या क्या हो रहा है। तो आपको एक नाम याद रखना है यहाँ पर, मोहम्मद शाफा। मोहम्मद शाफा को याद क्यों रखना है, क्योंकि इन्होंने यूएन से इस्तीफा दे दिया है, ये यूएन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि पूरा जो यूएन है वो यूएन जो है वो ये तैयारी कर रहा है कि अगर परमाणु हमला होगा तो उससे कैसे निपटा जाएगा। जबकि यूएन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, पीस एस्टेब्लिश करना। लेकिन इनकी जो लॉबी पूरी क्रिएट हो गई है ना, जो ये लोग बस इस पे बात कर रहे हैं कि ईरान पर परमाणु हमला होगा तो हमें उससे कैसे निपटना है, ना कि इस पे कि हम शांति कैसे एस्टेब्लिश करें। एंड दिस इज द क्लियर साइन कि यूएस के खिलाफ, यूएस में ही आप देखोगे कि ट्रंप के खिलाफ कितना ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। और अब यूएन में भी धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट उभरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले जो इस्तीफा दिया है उससे आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। दैट स्लेवरी वाज लीगल, पीपल हु फ्रीड स्लेव्स वर क्रिमिनल, सेग्रेगेशन वाज लीगल, पीपल हु स्टूड अप फॉर इक्वालिटी वर क्रिमिनल्स। तो इस तरीके से बोलते हैं कि ट्रंप का जो प्रशासन है वो ऐसे काम कर रहा है कि जो आपका इक्वालिटी के लिए खड़ा हो उनको ये क्रिमिनल बना देते हैं, जो अगर स्लेवरी के अगेंस्ट खड़ा हो तो उसको ये क्रिमिनल बना देते हैं। तो ऐसे जो शासन प्रशासन या यूएन है वहां पर मुझे काम नहीं करना है, और मैं ऐसे यूएन में नहीं रह सकता जो अपना मोटिव ही ना पूरा कर पा रहे हूं। इसी बीच ये पूरा जो युद्ध है वो सट्टेबाजी के मार्केट में भी पहुंच चुका है, क्योंकि
ट्रूप्स भेज रहे थे। तो यहाँ पे लोग गेस कर रहे हैं कि क्या वो 30 अप्रैल तक जो ईरान फोर्सेस हैं वो ईरान में एंटर कर पाएंगी, क्योंकि रीजन ये था, ईरान ने बोला था कि वेलकम टू हेल, जिस पर हमने एक वीडियो भी क्रिएट किया था। रीजन इज दैट कि उसकी जो ज्योग्राफी है, इन्होंने 50,000 सैनिक भेजे हैं। अगर हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें, दे नीड मोर देन 5 लाख सोल्जर्स उसको कैप्चर करने के लिए। आप 50,000 भेज रहे हो, तो इसको एक तरीके से सुसाइड माना जा रहा है कि कैसे आप अपने सैनिकों को मरने के लिए वहां पर भेज रहे हो। तो इसीलिए वेलकम टू हेल कहा गया था कि उनकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस जो हो जाती हैं, जो चीजें, वो वहीं पर आपको मार देंगे, आपको आगे पहुंचने ही नहीं देंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सट्टेबाजी शुरू हुई कि क्या 30 अप्रैल तक जो यूएस की फोर्सेज है वहां पर एंटर कर पाएंगी। तो बहुत सारे लोग इस पर सट्टा लगा रहे हैं और 70% लोगों का ये कहना है कि हाँ भाई पहुंच जाएंगी। 30% लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, यूएस कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया है। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो ऑयल आ रहा है वो इंपॉर्टेंट तो रखता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस इंडिया टू रिसीव ईरानियन क्रूड ऑयल सप्लीमेंट। हमने 2019 के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पहली बार ईरानियन क्रूड ऑयल परचेज किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताएगा कि भैया इस स्थिति में क्या क्या चीजें ब्रेक हुई हैं, इस सिचुएशन में क्या क्या हम लोगों ने जो सैंक्शंस वगैरह लगे थे वो सब ब्रेक कर दिए। हमारे लिए हमारे पीपल कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दिस शोज। अच्छा, हम क्यों कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है? तो मध्यपूर्व से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज तो गुजर रहे थे, लेकिन अभी तक जो हम खरीद रहे थे ऑयल, वो हम खरीदते तो मिडिल ईस्ट से थे, लेकिन ईरान से नहीं लेते थे, हम सऊदी इन सब से लेते थे। भारत 2019 के बाद पहली बार ईरान से कच्चा तेल परचेज कर रहा है। पिंगशुन जहाज जो कि 6 लाख बैरल तेल लेकर के गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर आ रहा है, और ये तेल खर्ग आइलैंड से लोड किया गया है, जिसको कैप्चर करने के बाद यूएस कर चुका है, जिसके लिए वो सेना भेज रहा है। B2B बॉम्बर भी सब कुछ यूज कर लिया उसने। ऐसा कदम ये उठाया गया जब दुनिया तेल की कीमतों की तेजी से जूझ रही है। अब बात करेंगे भारत के लिए महत्व। तो अमेरिका ने क्या बोला था कि 30 दिन के लिए ईरानी तेल खरीदने पर हमने छूट दी है। उन्होंने सैंक्शन हटा दिए थे ना, क्योंकि सैंक्शन उन्होंने लगाए थे 2019 में, तो हमने ईरान से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। 2018 तक हम ऑयल परचेस करते थे, लेकिन इन्होंने बोला अब हम सारे नेशंस से सैंक्शन हटाते हैं, तो आप ऑयल परचेस करते हो। तो वाडीआर के नायरा एनर्जी में बड़ी रिफाइनरी है, जहां ये तेल जाएगा, रिफाइन होगा, देन हमारे यूज में आएगा। ये तेल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तक भी सप्लाई हो सकता है। भारत पहले ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था। 2018 में हमने 5.18 लाख बैरल खरीदा था। चुनौतियां और आगे की स्थिति की बात करें तो भैया अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान में से सिस्टम चालू है, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यूएस ने सैंक्शन लगाया था, जो मैंने आपको बता दिया था 5 अगस्त 2019 का, जिसका इंपैक्ट भी इंडिया को देखने को मिला था। 2019 में भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि सैंक्शन लगा तो हम लोगों ने क्या किया, उनसे ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। दिस इज अ नायरा एनर्जी, जहां पर ये तेल जाने वाला है। इंडिया टॉप 5 ऑयल रिफाइनरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाता है, 7.15% रिफाइन होता है। रिलायंस 68 हो जाता है, हिंदुस्तान में 35, भारत 35.3, नायरा 20% हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं एक ही जगह पर, सो दैट इज इन जामनगर। रिलायंस जो सारे काइंड के जो तेल होते हैं सबको रिफाइन करता है, 200 प्लस जो ऑयल के टाइप्स होते हैं उसको रिफाइन कर सकता है, मतलब लार्जेस्ट है। वहीं इंडिया टॉप सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल अगर देखें तो भैया हम रशिया से लेते हैं, इराक से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से ले लेते हैं, यूएई से ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, रूस से लेते हैं, सऊदी से, इराक से, यूएई से, अमेरिका से और अन्य से, लेकिन हम ईरान से नहीं ले रहे थे अभी तक। आपको ये डेटा दिखाई देगा 2026 तक का डेटा, कहीं भी ईरान का नाम है, लेकिन अभी हमने ईरान से तेल परचेज किया। रीजन, क्योंकि सैंक्शन हटे और हमें अपनी एनर्जी को सिक्योर करना है। तो ये सारी चीजें, ये जो युद्ध चल रहा है अगर मैं बात करूं तो भाई इससे कितना बड़ा एक तरीके का आप देखो सिनेरियो क्रिएट हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। अब ये जो शुरू हुआ था सिर्फ ऑयल से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, ये आपकी जॉब तक, आपके घर तक, आपकी ऊर्जा तक, आपके सिलेंडर तक, आपके नॉर्मल जीवन तक पहुंच चुका है। डोंट यू थिंक दैट कि इसे जितनी जल्दी ये रुकेगा उतनी जल्दी हर एक देश प्रोग्रेस कर पाएगा और हमारा आपका जीवन जो है सामान्य हो पाएगा। और जब भी जो यूएस की बात करी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन की बात करी जाएगी, उनको एज अ फुलिश पर्सन देखा जाएगा। सो आप किस पर क्या राय हो जाती है, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, जरूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।